हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 19 जो कि हमारा ईवीएस का पी सीरीज था, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं पीजी एंट्रेंस के लिए। जो भी हमारा पीजी का एंट्रेंस होने वाला है सीयूईटी का आने वाले जून महीने में, तो उसके लिए हम सब जानते हैं कि बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हो आप सब, और साथ ही साथ आप पी उसके साथ ही जुड़े हुए हो। तो आपका अब 2 लेक्चर बचा हुआ है, जिसके तहत आपका 2022 का जो पेपर है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन। विलंब नहीं करते हुए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है उसमें से पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो। जैसे कि बोलता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने बोलता है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको हर पॉइंटर जानने के लिए बहुत जरूरी है, आपको हर पॉइंटर जानना जरूरी है। तो आपको हर पॉइंटर पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हर पॉइंटर में ध्यान देने के लिए आपको क्या करना होगा, हर तरीके के क्वेश्चन से डील करना होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक वाटर। ठीक है, तो ये जो लोटिक शब्द है, अगर आप इसके बारे में नहीं समझोगे तो ये नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो लोटिक वाटर का मीनिंग क्या होता है समझो पहले। तो लोटिक वाटर क्या होता है कि लोटिक इकोसिस्टम रिफर्स टू दी फ्लोइंग वाटर। ठीक है, जो बहता हुआ पानी है उसको हम बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, इट इंक्लूड्स दी रिवर्स, स्ट्रीम्स, ब्रूक्स एंड स्प्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रीम्स, ब्रूक्स, रिवर्स और स्प्रिंग्स जो भी हैं ये सब के सब लोटिक इकोसिस्टम आते हैं। Here the oxygen level more than sufficient due to continual moving water of the current, the water is clear। एक फंडा क्या है कि क्लियर वाटर मिलेगा आपको। दूसरा फंडा क्या है कि ऑक्सीजन हाई होगा, ऑक्सीजन एनरिच्ड होगा। ठीक है, लोटिक वाटर बॉडी जो भी मौजूद है। तो क्या लेक एक एग्जांपल था लोटिक वाटर बॉडी का? नहीं, क्योंकि लेक क्या है, लेंटिक इकोसिस्टम में आता है, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है जो हमारे जमीन से, और एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी है। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम डीचेस, सी पॉन्ड्स, सीजनल पूल्स, मार्शेस एंड लेक्स। ठीक है, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो लेंटिक इकोसिस्टम तुम्हारा लेक होता है, जबकि लोटिक लेक नहीं होता है। ठीक है, फिर बोलता है कि 2% 1% और 2.1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज इन द हाइड्रोस्फीयर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि 2.5% होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, ना कि 2.1%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गलत था, इसमें जो स्टेटमेंट है ये गलत था। ठीक है, फिर आता है इंदरवार टीटी लाइज बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान। करेक्ट, 100% करेक्ट है। डैम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वाइड क्राइसिस। नहीं यार, डैम तो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई में भी मदद करता है। वाटर क्राइसिस कैसे करेगा? वाटर क्राइसिस इसके वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, वाटर क्राइसिस के दूसरे जो कॉजेस हैं ये वाटर क्राइसिस के कॉजेस नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। द डिस्प्यूट ऑफ शेयरिंग बिटवीन रवि बीज वाटर एंड सतलज यमुना लिंक इशू लाइज बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, ये भी 100% करेक्ट है। ठीक है, तो आपका जो आंसर था वो सी एंड ई था। ठीक है, सी एंड ई। ठीक है, इट वाज द आंसर सी एंड ई। तो सी एंड ई में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि ओशन जो है 96.5% तुम्हारा सलाइन वाटर होता है। सलाइन वाटर नहीं, ओशन वाटर होता है। ठीक है, जो कि तुम्हारा सलाइन होता ही है। ठीक है, ओशन वाटर भी मोस्टली सलाइन होता है, इसके अलावा अदर सलाइन वाटर भी मौजूद है। साथ ही साथ आपके फ्रेश वाटर हैं, तो फ्रेश वाटर में आपका ग्लेशियर आ जाता है, ग्राउंड वाटर आ जाता है, सरफेस वाटर आ जाता है। देन कम्स जो सरफेस वाटर है वो आपका परमाफ्रॉस्ट और ग्राउंड आइस के फॉर्म में डिपोजिटेड है। लेक्स आ जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, स्वैम्प आ जाएगा, सॉइल मॉइस्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एटमोस्फियर। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो देखने की बात थी वो था 2.5%, ना कि 2.1%। 2.1% गलत है, 2.5% करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने गलती की होगी 2.5% नहीं लिख के 2.1% सोच के आ गए होगे, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो डेफिनेटली पूरा का पूरा गलत ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटीज के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। सो देखो, ये बोलता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इंडिया एंड पाकिस्तान की बीच की ट्रीटी है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इस वजह से करेक्ट था। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि ये 1960 में साइंड आउट हुआ था। 1960 में इसको साइन किया गया था, सितंबर 19 में। ठीक है, बिटवीन इंडियन
पाकिस्तान एंड कुछ वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने साइन किया था। पार्टीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का पाकिस्तान से, तब इंडस रिवर के टुकड़े हो गए थे, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था और कुछ हिस्सा इंडिया में आ गया था, जिसके वजह से इनमें एक ट्रीटी लाने की जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, अब इसमें जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो है तुम्हारे चेनाब, झेलम और इंडस, जबकि ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर में आता है सतलज, बीस एंड रवि। तो आप देख सकते हो कि जो रबी और बीस है ये आपके हरियाणा और पंजाब बॉर्डर के पास पास है, हरियाणा और पंजाब के पास पास है। ठीक है, और इधर आपका दिल्ली कहीं यहाँ पे है, तो आप नोटिस कर सकते हो। तो इस पे क्या हुआ कि इस पे टोटल इंस्पेक्शन जो होता है वो हर 5 साल में एक बार होता है, और रेगुलर मीटिंग भी होता है इस चीज को देखने के लिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसके क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे के नेशंस के द्वारा ये चीज को चेक करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो आई होप कि जो इंडस वाटर ट्रीटी होगा उसके बारे में आप बहुत कुछ जान चुके होंगे इस फिगर के थ्रू से। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग व्हाट आर दी नेमाटोफोर्स। ठीक है, नेमाटोफोर्स के बारे में पूछा है कि नेमाटोफोर्स होता क्या है। तो नेमाटोफोर्स क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन ए मार्शी प्लेसेस एंड सॉल्ट लेक्स, ये उसने बोला है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, 100% दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा क्या बोला है कि हैंगिंग रूट सराउंडेड बाय द स्पॉन्जी टिश्यू, नहीं है करेक्ट। तीसरा बोला है रूट्स दैट ग्रो वर्टिकली अपवर्ड like a conical spikes with numerous spores, करेक्ट है 100%। ठीक है, फिर बोलता है क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइजिंग एट द बेस ऑफ द स्टेम, ये भी इनकरेक्ट है। और तीसरा पांचवा बोलता है रूट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेन स्टेम एंड ऑफन फ्रॉम द ब्रांचेस, ये भी आपका इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो नेमाटोफोर्स होता क्या है देखते हैं। तो नेमाटोफोर्स आर द स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो आउट फ्रॉम द वाटर सरफेस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, वाटर सरफेस बोला, and facilitate the aeration necessary for the roots respiration in the hydrophytic trees such as many mangrove species। ठीक है, जिसमें कि एविसिना जर्मेनिया, लागोक्लुरिया रेसेमोसा एंड ब्लैड सेपरेस, कॉटन, गम, ये सब भी आता है। ठीक है, तो अगर हम फिगर के देखें तो ऐसे होता है, तुम्हारा मैंग्रोव्स का जो रूट्स होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये कोनिकल शेप में तो होता ही है, यू कैन सी दिस इज लाइक कोनिकल शेप में होता ही है। ठीक है, इसमें से पौधे लगे होते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा पानी में ऐसे डूबा हुआ भी होता है, तो सरफेस के पानी के वाटर के सरफेस से ये ग्रो कर रहा है। तो इस वजह से जो रूट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द मेन स्टेम तो नहीं होगा। ठीक है, सरफेस से आ रहा है। क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइजिंग एट द बेस ऑफ द स्टेम नहीं होगा क्योंकि स्टेम से नहीं आ रहा है। हैंगिंग रूट्स भी नहीं है, सिर्फ ए एंड सी है, क्योंकि वर्टिकली जब वो ग्रो कर रहा है तो कॉनिकल स्पाइक की तरह ग्रो कर रहा है। और दूसरा क्या है, रेस्पिरेटरी रूट्स है जो कि मार्शलैंड में ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हारा ऑप्शन जो है ए एंड सी जो है वो करेक्ट होंगे। करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से जो हमारे नेमेटोफोर्स हैं, नेमेटोफोर्स। ठीक है, तो ये पिक्चर आपका नेमेटोफोर्स का है। करेक्ट, तो ये मैंग्रोव इकोसिस्टम में दिखता है। तो ये आप देख सकते हो ये एक मैंग्रोव इकोसिस्टम है। वाटर बॉडी जो है वो नीचे लाई कर रहा है और वहां से ऐसे रूट्स ऊपर जा रहा है, ऐसे रूट्स ऊपर जा रहा है, तो ये कोनिकल शेप में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो हमारे जो स्टेटमेंट थे वो इसी हिसाब से दिए हुए थे। ठीक है, देखो समझने की बात है स्टूडेंट्स, आप सबको ना क्या समझने की जरूरत है, समझ, समझ से आंसर दो। ठीक है, क्योंकि देखो हैंगिंग नहीं हो सकता है, हैंग थोड़ी कर रहा है किसी दीवार से, हैंग थोड़ी कर रहा है कोई भी चीज यहाँ पे किसी दीवार से, हैंगिंग थोड़ी होगा। हैंग नहीं कर रहा है तो हैंगिंग तो आंसर होगा ही नहीं। कर क्या रहा है यहाँ पे, ये कोनिकल शेप में ऐसे ऊपर जा रहा है तो इसलिए कोनिकल शेप में आया। दूसरा क्या है, स्टेम, तो अगर मैं बात करूँ तो स्टेम तो यहाँ है, स्टेम से तो बाहर नहीं निकल रहा है, स्टेम से तो तुम्हारे ब्रांचेस बाहर निकलते हैं। करेक्ट, ब्रांचेस बाहर निकलते हैं, तो स्टेम से तो ये निकल नहीं रहा है। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम की मैं बात करता हूँ तो मैंग्रोव इकोसिस्टम के जो रूट्स हैं जिसको हम नेमेटोफोर्स बोलते हैं, वो वाटर के सरफेस से ऊपर आ रहे हैं और कोनिकल शेप में है, इसीलिए तुम्हारा आंसर जो था वो ए और सी ऑप्शन था। करेक्ट, चलो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पे तुमको, asking in the next question that
that consider the following statement about the हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होता क्या है पहले समझो। ठीक है, ये तुम्हारा ओशन फ्लोर है। ठीक है, जो कि पानी से भरा हुआ रहेगा, और नीचे में तुम्हारा क्या होगा, जमीन होगा ओशन का। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस के जो वेंट्स होते हैं वो तुम्हारे यहाँ पे मौजूद होने की वजह से क्या होता है कि इनमें से वॉल्केनिक इरप्शन होता है और गैसेस वगैरह निकलते हैं इनमें से। ठीक है, जिनको हम ब्लैक स्मोकर्स भी बोलते हैं, ब्लैक स्मोकर्स। ठीक है, तो इनमें से क्या निकलता है, इनमें ये एक रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट पैदा करता है। तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट पैदा करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो किस तरीके के होंगे, केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन पढ़ने चलें तो क्या बोलता है कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है आर द प्लेसेस वेयर सी वाटर एग्जिस्ट इन द क्रैक्स इन द सी फ्लोर having been superheated and enriched with metals and minerals deep in the underlying bed. They are an example of an ecosystem based on chemosynthesis, where the life is sustained by the energy from chemicals rather than the energy from the sunlight। ठीक है, सनलाइट से ज्यादा केमिकल एनर्जी का ये भरपूर यूज करता है। कौन, तुम्हारा हाइड्रोथर्मल वेंट्स के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया था, द सी वाटर हैज बीन हीटेड बाय द रेडियो एक्टिव रॉक्स बिलो, ये 100% करेक्ट है। फिर बोलता है कि एम्पल लाइट इन अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि ये डीप ओशन में होता है, तो एम्पल लाइट भी वहां नहीं पहुंचेगी, लाइट पहुंचती नहीं है। फिर बोलता है कि सपोर्ट रीच इकोसिस्टम इन द कंट्रास्ट टू द सराउंडिंग डेजर्ट एट द डीप ओशन फ्लोर, ये 100% करेक्ट है क्योंकि काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स निकलने की वजह से यहाँ पे सपोर्ट होता है ऑर्गेनिजम्स का। साथ ही साथ बोलता है कि बैक्टीरिया फंक्शन एज ए प्रोड्यूसर इन दिस इकोसिस्टम, ये भी 100% करेक्ट है क्योंकि जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वही तुम्हारा जो भी ब्लैक स्मोकर से जो केमिकल्स निकलते हैं उनको डिग्रेड करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और प्रोटीन और अदर तरीके के बायोमोलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि खाने के रूप में फिर ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। ठीक है, तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो ट्यूब वर्म है, श्रिम्स हैं, क्रैब्स है, काम्स है। ठीक है, जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिलते हैं। तो ये जो चौथा स्टेटमेंट था वो भी करेक्ट था। तो एक ही स्टेटमेंट इसमें गलत था, तो जहां पे बी होगा वो ऑप्शन तो कट ही जाएगा। तो आंसर तुम्हारा ए सी डी ई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। देखो लास्ट ईयर आई थिंक वी गॉट 5 to 6 मैच द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखो बेसिक्स फंडा की अगर मैं बात करें, अगर उतना तुम्हारा क्लियर होगा तो तुम इस क्वेश्चन को भी बना पाओगे। जैसे कि बोलता है कि स्टेज ऑफ ए सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो यहाँ पे देखो अगर सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो वो वाटर ट्रीटमेंट का ही काम कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन का टॉपिक है ये, वाटर पॉल्यूशन से ही जुड़ा हुआ है तुम्हारा सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह की जितनी भी बातें चल रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि देयर आर टू बेसिक स्टेजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर, primary and secondary, which are outlined here. In primary stage, the solids are removed and allowed to settle and removed from the wastewater. वेस्ट वाटर से तुम्हारा जितना भी सॉलिड और सस्पेंडेड वेस्ट है उसको रिमूव होने की बात चल रही है पहले प्राइमरी वाले में। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा कि सस्पेंडेड और जो फ्लोटिंग मटेरियल्स है उनका रिमूवल होगा। दूसरा क्या बोलता है कि द सेकेंडरी स्टेज यूजेस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू फर्दर प्यूरिफाई द वेस्ट वाटर। फर्दर प्यूरिफाई दी वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर को जो बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल दिया तो उसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन की बात चल रहा है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा तुम्हारा सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और यहाँ पे सस्पेंडेड फ्लोटिंग पार्टिकल्स। तो ये तुम्हारा ए जो था वो 1 से कनेक्ट हुआ और बी जो था 4 से कनेक्ट हुआ, तो ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमको। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें टर्शियरी की, तो टर्शियरी में तुमको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि जो फाइनल कन्वर्जन हो रहा है उसमें हम फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन का रिमूवल करेंगे जो कि लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको हम लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, भी हैं लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स, इनके रिमूवल की बात चल रही है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स के रिमूवल की बात चल रही है। तो इनकी अगर बात करें
तो टर्शियरी ट्रीटमेंट में तुम्हारा फॉस्फोरस और जो नाइट्रोजन है उनके रिमूवल की बात चलती है। फाइनली आता है तुम्हारा डी, जिसमें क्लोरीनेशन हो रहा है। तो क्लोरीनेशन में तो सिर्फ पैथोजेंस को तुम रिमूव करते हो, तो तुम्हारा आंसर पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह का रिमूवल होगा। तो ऑप्शन तुम्हारा पहले ही क्लियर है, यहाँ पे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो ये ऑप्शन भी काफी इजी क्वेश्चन था। देखो इतना इजी क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप कभी गलती नहीं करोगे मैथ द फॉलोइंग के सीक्वेंसेस में। ये फिगर है, यू हियर यू कैन सी ऑल द फिगर थिंग्स दैट आई एम शोइंग यू। ठीक है, ये क्योंकि पहला स्टेज में देखो रॉ सीवेज निकल के आता है, दूसरे में स्क्रीनिंग होता है ट्रोमल स्क्रीनिंग से, फिर आता है कम्युनेटर से टूटेगा, फिर ग्रिड चैम्बर में जाएगा, फिर ग्रिड डिस्पोजल होगा, फिर प्राइमरी क्लैरिफायर में जाएगा। ठीक है, फिर प्राइमरी एफ्लुएंट बनेगा। ठीक है, फिर एयरेशन टैंक में, यहीं पे तुम्हारा क्या होगा, इसमें एयरेशन प्रोसेस क्रिएट होगा थ्रू ए एयर कंप्रेसर। ठीक है, फिर स्लज में कन्वर्ट होगा, स्लज में कन्वर्ट होकर ये सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाएगा। यहीं पे आप क्या करोगे, इसमें ऑर्गेनिक डिग्रेडेशन करोगे, ऑर्गेनिक फॉर्म से डिग्रेड करोगे माइक्रोब्स के थ्रू से। ठीक है, ये यहाँ पे होता है। फिर क्या होता है, सेकेंडरी इन्फ्लुएंट जब निकलता है इसमें डिसइंफेक्टेंट ऐड करके टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये काफी इजी टॉपिक है, अगर समझ में आएगा तो बढ़िया से बना लोगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जिसमें नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कहाँ से, कन्वेंशन से, कन्वेंशन टॉपिक से। लास्ट टॉपिक इज फ्रॉम कन्वेंशन टॉपिक। तो कन्वेंशन की बात करें तो सबसे पहले बात करता है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो कि 1972 में आया था, जिसमें कितने थे, 26 प्रिंसिपल थे। वो क्या प्लेस किया था, इन्वायरमेंटल इश्यूज एट द फोर फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न। मतलब इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे उनको लेके पहुंचे थे सारे के सारे कंट्रीज एज ए इंटरनेशनल कंसर्न। यहाँ पे एक डायलॉग हुआ बहुत सारे लोगों के द्वारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, जिसमें बोला गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ को पॉल्यूशन एयर वाटर ओशन में जो हो रहा है उससे लिंक करते हुए हमको काम करने की जरूरत है इन्वायरमेंट के कंसर्न के थ्रू से। ठीक है, तो ये जो हुआ था ये 1972 में हुआ था, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज सी। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा अर्थ समिट। अर्थ समिट की बात करें तो एजेंडा 21 लेके आया था, जिसमें कि हम बात करते थे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, इन सब चीजों के बीच में चर्चा हुई, जो कि रियो डिक्लेरेशन के नाम से भी फेमस है। तो अर्थ समिट की बात करें तो 1992 में आया। थर्ड तुम्हारा होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो था वो एक इनफॉर्मली बायोलॉजिकल कन्वेंशन को बुलाया गया था एक मल्टीलेटरल ट्रीटी को साइन करने के लिए। सो इस कन्वेंशन की बात करें, इसके तीन गोल थे। पहला गोल था कि कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एक एरिया को बचाने की। दूसरा क्या बोला है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, सस्टेनेबल यूज करने के लिए। तीसरा क्या बोला है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज केम इनटू द फोर्स। 1993 में ये आया। जिस थर्ड वाला ऑप्शन था कि तुम्हारा जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनका इक्वल शेयरिंग हो सभी के द्वारा। ठीक है, तो ये भी 1993 की बात करते हैं। देन कम्स क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में आया है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में आया था, रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो इतना आपको अगर याद होगा तो आप ये क्वेश्चन को बड़े अच्छे से बना पाओगे। आई होप कि ये क्वेश्चन जो था काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी तनिक सा डाउट रहता है तो आप सब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। जिन बच्चों ने हमारे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन किए हैं वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं दे कैन हैव अपॉर्चुनिटी, आप ज्वाइन कर सकते हो और सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप सारे टेस्ट सीरीज वगैरह अटेंड कर सकते हो, जो कि आपको करना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम, हैव ए नाइस डे।